हेलो एवरीवन। तो ये है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से यूजीसी नेट की थर्ड क्लास और ये फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन टू मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का टॉपिक नंबर 2 मास कम्युनिकेशन इन इंडिया है। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इंडिया में जर्नलिज्म कैसे आया, उसका इतिहास क्या है, कैसे वो डेवलप हुआ यानी इवोल्व हुआ और उसका करंट स्टेटस क्या है कि आज की डेट में जर्नलिज्म किस हालत में है। हम ये भी देखेंगे कि जर्नलिज्म में ऐसे कौन कौन से बीच में मेजर लैंडमार्क्स हैं जिन्होंने जर्नलिज्म की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे एक बड़ा लैंडमार्क आता है पहला न्यूज़पेपर होना, पहला टेलीविज़न आना, पहला टेलीविज़न बुलेटिन आना, या पहला मैगज़ीन छपना, या फिर रेडियो आना, या फिर रेडियो का भी प्राइवेटाइजेशन, टीवी का प्राइवेटाइजेशन, इंडिया में लिबरलाइजेशन। तो ये सारी चीज़ें और यहाँ से आने वाले जो मेजर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम आज देखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लिटरली कई सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे हिस्ट्री से या जर्नलिज्म इन इंडिया टॉपिक से। तो आज हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया से। देखो, जैसा कि हम सबको पता है कि जर्नलिज्म सिर्फ वही नहीं होता जो टीवी पे दिखता है या जो अखबारों में पढ़ा जाता है या जो रेडियो पे हम सुनते हैं या जो आजकल डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया का ज़माना है तो मोबाइल या इंटरनेट पे अवेलेबल है। जर्नलिज्म के जो रूट्स हैं इंडिया में वो बहुत पुराने हैं, लिटरली बहुत पुराने हैं। उन चीज़ों को भी जर्नलिज्म ही कंसिडर किया जाएगा जिनको हमें लगता भी नहीं है कि ये जर्नलिज्म ही हो सकता है। जैसे अगर हम हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म की स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग ऑफ इंडियन जर्नलिज्म शुरू होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि कोई राजा है, किसी राजा ने कोई ऐलान किया अपने राज्य में, ऐलान करवाया, तो वो भी एक एंशिएंट फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म ही होती है। ठीक है, कोई भी किसी भी टाइप का अनाउंसमेंट अगर आप मेरी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं तो एक टर्म यहाँ पे यूज हुई है इन एंशिएंट टाइम, ओरल ट्रेडिशंस, यानी ओरल ट्रेडिशंस प्राइमरी मोड ऑफ कम्युनिकेशन होते थे उस टाइम पे। ओरल ट्रेडिशन का मतलब होता है कि या तो बोलकर, स्पीकिंग, ठीक है, कोई भी अनाउंसमेंट, ठीक है, कोई भी ऑर्डर, जैसे राजा का दिया हुआ ऑर्डर, वो जब लोगों तक पहुंचता था तो कैसे पहुंचता था। जैसे आपने कई बार एक एक्टिविटी अपने आसपास या कभी देखी होगी कि गांवों में जैसे खेल दिखाने वाले मदारी आते हैं या गांव में कहीं बाहर के कोई लोग होते हैं तो गांव के मंदिरों पे या मस्जिदों पे अनाउंसमेंट किया जाता है कि फला फला लोग आए हैं और ये इस इससे रिलेटेड हैं और आप लोग उनको सुनने के लिए आइए। तो वो एक अनाउंसमेंट है। तो वो भी एक फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म होती है जो ट्रेडिशन में चलती थी, जो एंशिएंट इंडिया में चलती थी, है ना। जब प्रिंट जर्नलिज्म भी नहीं आया था, जब लोग लिखना भी नहीं जानते थे या लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, उस टाइम भी जर्नलिज्म होता था। या उससे भी अगर हिस्ट्री में जाएं तो जो आपको शॉकिंग भी लग सकता है, पेंटिंग्स, है ना, पेंटिंग्स बनाना, पेंटिंग्स भी एक फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म होती है ना। इस पे डिबेट भी है इस तरीके की कि पेंटिंग कैसे जर्नलिज्म हो सकती है या पेंटिंग कैसे मास कम्युनिकेशन हो सकती है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि पेंटिंग्स का पर्पस क्या होता है। पर्पस क्या होता है पेंटिंग का? पेंटिंग्स का अगर हम पर्पस देखें तो क्या हो सकता है, जैसे एक प्रिजर्व करना, हमने कुछ देखा और उसको संभाल कर रखने के इरादे से एक पेंटिंग बनाई। क्यों? ताकि उसको नेक्स्ट जनरेशन भी देखे, नेक्स्ट जनरेशन, है ना। तो क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो बीच में क्या हुआ, कम्युनिकेशन, किस मीडियम के थ्रू, पेंटिंग के थ्रू, है ना। तो पुराने जमाने में क्या होता था कि केव्स में पेंटिंग बनाई जाती थी।
केव्स पेंटिंग, है ना, केव पेंटिंग्स। तो वो पेंटिंग्स को या स्पेशली केव पेंटिंग्स को मोस्ट एंशियंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है ना। उसके बाद इंसान ने जैसे जैसे बोलना सीखा, अपनी लैंग्वेजेस डेवलप करी, तब दूसरे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन डेवलप हुए। लेकिन जो सबसे एंशियंट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो है केव पेंटिंग। इसके बाद जब केव पेंटिंग्स के बाद अगर किसी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट की हम चीज देखते हैं या बात देखते हैं, तो वो होती है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज, या इसको कह सकते हैं सिग्नल्स भी, क्योंकि साइन और सिग्नल्स को एक स्पेसिफिक लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, कोई भी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम देखें तो, है ना, स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? जैसे किसी को कोई चीज मना करनी है तो वो सिर्फ गर्दन भी हिला सकता है कि ये नहीं चाहिए, और ये जानवरों में भी होता है। तो साइन और सिग्नल्स की लैंग्वेज में कोई भी स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए केव पेंटिंग्स के बाद जो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है वो साइन और सिग्नल्स की लैंग्वेज है। इसके बाद आई है लैंग्वेज, या इसके बाद आई है स्क्रिप्टेड लैंग्वेज। अगर हम देखें तो स्क्रिप्टेड लैंग्वेज, स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस ने आके कम्युनिकेशन को थोड़ा सा और स्मूथ बना दिया है। यानी स्क्रिप्टेड लैंग्वेज का मतलब है कि अब वो चीज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है। लैंग्वेज इसीलिए तो होती है। या तो लैंग्वेज का क्या रोल है, अगर हम लैंग्वेज का रोल देखें, एक होता है डेटा प्रिजर्वेशन इन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, डेटा प्रिजर्वेशन, और एक होता है कोड्स क्रिएशन, कोड्स क्रिएशन। भाई कम्युनिकेशन एक कोड ही तो क्रिएट करता है ताकि उसको अगली जनरेशन को दिया जा सके या किसी और को दिया जा सके, ताकि जो ट्रांसफर ऑफ एक्सप्रेशंस हैं, जो ट्रांसफर ऑफ फीलिंग्स हैं, जो ट्रांसफर ऑफ थॉट्स हैं, वो स्मूथ हो जाए। किसी एक इंसान ने कोई एक वर्ड बोला, दूसरा भी उस वर्ड का वही मतलब समझे, इसीलिए लैंग्वेज डेवलप करी गई है, इसीलिए लैंग्वेज यूज होती है ना। जैसे हमने बोला डॉग, तो डॉग मतलब एक ऐसा जानवर जो भौंकता है ना, या जो वफादार होता है, जो भी आपको डेफिनेशन देनी है। लेकिन हमें अब हम कुछ भी उठा लें, इंग्लिश में डॉग हो सकता है, हिंदी में कुत्ता होगा, दोनों एक ही चीज है। तो लैंग्वेज बनाई गई है एक कोड क्रिएट करने के लिए, ये एक लैंग्वेज का काम है ना। तो वहां से कम्युनिकेशन चलता आ रहा है। पहले केव पेंटिंग्स हुई, साइन एंड सिग्नल्स की लैंग्वेज बनी, उसके बाद स्क्रिप्ट्स बननी शुरू हुई, है ना। तो हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म कहां तक जाती है? पेंटिंग्स तक, साइन एंड सिग्नल्स तक, और उसके बाद स्क्रिप्टेड लैंग्वेजेस तक। एंशियंट जो हिस्ट्री है इंडियन कम्युनिकेशन की, वो शुरू होती है बर्ड्स एंड मिन्स्ट्रेल्स से। एक वर्ड है बर्ड्स, BARDS, बर्ड्स, और मिन्स्ट्रेल्स, मिन्स्ट्रेल्स, है ना। ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। इसमें क्या होता था, जैसे कोई राजा होता है तो राजा क्या करता था, मुनादी पिटवाता था कि जैसे जब राजा सभा में आता था तो एक आदमी अनाउंस करता था, है ना, वो बाअदब करके बड़ा सा अनाउंसमेंट करता था। या जैसे राजा का मन किया कि आज वो कुछ सुनेगा, कोई गाना सुनेगा या कोई कहानी सुनेगा किसी से, अपने जो भी उसके सभा में जो महान लोग बैठे हुए होते थे, जो पढ़े लिखे लोग बैठे हुए थे, तो उस प्रोसेस को, है ना, जब एक राज्यसभा में कम्युनिकेशन होता था इस तरह का एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए स्पेशली, उनको कहते थे बर्ड्स या मिन्स्ट्रेल्स। क्लियर? तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो राजा महाराजा से आगे बढ़ी है। जैसे इसमें एक है विलेज शेयरिंग न्यूज टू विलेज, रॉयल अनाउंसमेंट्स, कल्चरल स्टोरीज और मोरल टीचिंग्स। क्योंकि इंडिया का अगर आप वैदिक पीरियड में या एंशियंट पीरियड में टीचिंग सिस्टम आप देखोगे तो वो कैसा होता था, ओनली वोकल, सिर्फ बोल के, या कह सकते हैं ओरल टीचिंग सिस्टम, जो बेस्ड होता था टॉक
एंड लिसन एंड मेमोराइज। बोलने पर, सुनने पर और उसको याद रखने पर बेस्ड होता था। हमारे जितने भी अगर हम देखें पूर्वज या पुराने ज़माने में जो पढ़ाई लिखन का जो प्रोसेस होता था वो यही होता था कि एक गुरु होते थे, वो बोलेंगे, उनके जो शिष्य हैं वो सुनेंगे और सुन के ही याद रखेंगे। दैट वॉज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कि बोला, सुना और याद रखा और अगली जनरेशन को ट्रांसफर किया। दिस इज द ओनली मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन इंडिया इन वैदिक पीरियड या इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। क्लियर है? जैसे इसमें इसके बाद जो इन सब फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन के बाद जो एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन आई, दैट इज थिएटर, पपेट्री, हरिकथा, कथकली एंड स्ट्रीट प्लेस, है ना। इनमें क्या है, जैसे थिएटर है, थिएटर क्या होता था कि उसमें एक्टर्स होते थे, एक्टर्स जो एक्ट करते थे और मैसेज देने का काम करते थे, है ना। किसी भी चीज का मैसेज देने के लिए थिएटर किया जाता था, है ना, रंगमंच, है ना। जैसे आजकल मूवीज होती हैं, तो आजकल जो मूवी स्क्रीन पे चल रही है या आपके मोबाइल फोन पे चल रही है, वो पहले कहीं जाके लाइव जो लोग होते थे, जो कलाकार होते थे, वो उस पूरी मूवी की तरह ही मंचन करते थे, है ना। मंच पे चढ़ के वो किरदार प्ले करते थे, तो उसको थिएटर बोला जाएगा। पपिट्री होता है जो हंसी मजाक की छोटी छोटी कहानियां होती हैं, जैसे लतीफेबाजी जो होती है, पपिट्री, है ना, कि हंसी मजाक करना या कुछ एंटरटेनिंग एक्टिविटीज करना, है ना, या कथाएं, है ना। तो उस तरीके की चीजों को पपिट्री बोला जाता है। ये भी एंशिएंट इंडिया का एक मेजर जो है फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन था या टाइप ऑफ कम्युनिकेशन था, या जो इंडियन हिस्ट्री में जब कम्युनिकेशन इवोल्व हुआ तो एक इस फॉर्म से भी वो गुजरा। जैसे हरिकथा, हरिकथा जैसे आजकल भी होते हैं, है ना। जैसे आजकल उनका नाम बदल के कर दिया, जैसे कीर्तन है, जागरण है, या कोई भी जैसे कथाएं होती हैं, सत्संग होते हैं, तो इन्हीं को पहले हरि कथा कहते थे। हरि कथा यानी जब इंडिया की जो कल्चरल वैल्यूज हैं, जो कल्चर है, जो प्रिजर्व्ड एपिक्स हैं, गाथाएं हैं, कथाएं हैं, उनको कोई एक इंसान सुनाता था और हजारों की भीड़ उनको सुनती थी, उनको हरि कथा बोलते थे। तो वो भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जब इसको तो हम बोलेंगे बल्कि मास कम्युनिकेशन, कि एक आदमी सुना रहा है और बाकी सब पार्टिसिपेंट नहीं है लेकिन एक्टिव लिसनर्स हैं, वहीं पर बैठे हैं। क्लियर है? जैसे कथकली, कथकली यानी एक फॉर्म ऑफ डांस, फॉर्म ऑफ डांस, है ना। इसमें भी मैसेज दिया जाता था डांस की फॉर्म में, तो यानी डांस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और वो आगे भी बढ़ी है, वहां से एंशिएंट इंडिया से लेके और आज तक जीवंत है। तो यानी ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है ना। और एक है स्ट्रीट प्लेस। स्ट्रीट प्लेस क्या होता है, जब जो कलाकार होते हैं वो रंगमंच से हटके गली गली में जाके एक्ट प्ले करते हैं। आप ऐसे सोचो कि 4-5 लोगों का एक ग्रुप है, मान लो जैसे आज भी होता है, अगर मैं जैसे रामायण होती है ना, जिसको राम कथा भी कहते हैं, जिसमें जो कलाकार होते हैं वो कहीं जाके एक स्टेज पे मंचन करते हैं, लेकिन वो स्टेज कहीं भी बन सकती है ना। अब अभी तो करंट में नहीं होता, लेकिन कुछ दिन पहले तक, कुछ साल पहले तक गांव गांव में रामलीला होती थी, रामलीला, जिसमें जो एक्टर हैं वो राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, रावण, इनके रोल प्ले करते थे और लोगों को एंटरटेन करने का काम करते थे। और एंटरटेनमेंट के साथ साथ ये एक और जरिया होती है टू ट्रांसफर द कल्चर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जो कथाएं होती हैं, जो स्ट्रीट प्लेज होते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में उन कहानियों को ट्रांसफर करने का भी एक मीडियम होता है ना। या जैसे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए अगर हम एक एक्ट प्ले कर रहे हैं और उस एक्ट के थ्रू मैसेज दे रहे हैं,
तो ये भी एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, या एक फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन थी इंडियन हिस्ट्री में। क्लियर है? उसके बाद आए ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने आके जो एक मेजर काम किया वो था, या जो ब्रिटिशर्स भी नहीं बोलेंगे, जो एक मेजर इन्वेंशन जो यूरोप में हुआ वो था गुटनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस था। गुटनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस, ये एक मेजर लैंडमार्क है दुनिया के जर्नलिज्म में या दुनिया के मास कम्युनिकेशन में, क्योंकि इससे पहले जितना भी कम्युनिकेशन होता था या जो प्रिजर्वेशन ऑफ डेटा होता था वो हैंड रिटन होता था, हाथ से लिख कर प्रिजर्व करना पड़ता था। लेकिन पहली बार गुटनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस बनाया जो मल्टीपल प्रिंट कर सकता था और एक तरीके से मशीनरी के थ्रू प्रिंट हो सकता था। उन्होंने सबसे पहले गुटनबर्ग्स, अगर हम इसको भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरह याद रखना कि गुटनबर्ग ने सबसे पहले क्या बनाया? प्रिंटिंग प्रेस। और उन्होंने एक रचना भी करी जिसको कहते हैं गुटनबर्ग गैलेक्सी। और एक और फैक्ट यह है कि जो पहला प्रिंट है जो गुटनबर्ग गैलेक्सी में, या कहें कि प्रिंटिंग प्रेस में जो पहली चीज प्रिंट हुई थी वो हुआ था बाइबल। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। पहला तो क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? तो गुटनबर्ग ने किया, और पहली चीज जो प्रिंट करी दैट वाज बाइबल। लेकिन उनकी अपनी एक प्रिंट है गुटनबर्ग गैलेक्सी। तो ये अलग अलग फैक्ट हैं, ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, अगर इससे भी एक और मेजर फैक्ट की तरफ जाएं तो जो लिखने की कला थी, जो इन्वेंशन ऑफ राइटिंग या कहें कि इन्वेंशन ऑफ पेपर, इन्वेंशन ऑफ पेपर है, वो चाइना में हुआ था। ये भी एक याद रखने वाला फैक्टर है। और किसने किया था, या ये चीज बाहर कौन लेकर आया था? तो वो लाए थे अरेबिक लोग। इसको मैं, या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि चाइनीज लोग पेपर बनाने की और पेपर पे लिखने की कला को पता नहीं कब से जानते थे, लेकिन जब अरेबिक जो ट्रेवलर्स थे वो चाइना गए, उन्हें पहली बार पता चला कि चाइना के पास कोई ऐसी चीज है पेपर नाम की जिसपे वो लिखकर डेटा स्टोर कर सकते हैं। तब पूरी दुनिया को पहली बार पता चला कि पेपर का इन्वेंशन चाइना में हो चुका है। तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके बाद ही गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन किया, यानी पहले पेपर पर लिखना सीखा पूरी दुनिया में चाइना से निकलने के बाद। उसके बाद गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाया, और उसके बाद पूरी दुनिया में न्यूज़पेपर्स आए। इसमें मैं आपको एक एडिशनल फैक्ट ये बता दूं कि जब आप ये पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म पढ़ रहे हैं, और बात न्यूज़पेपर्स तक आ गई है, तो आपको एक पूरी लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स बनानी ही पड़ेगी। लिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर्स मतलब फ्रॉम फर्स्ट न्यूज़पेपर टू द लास्ट न्यूज़पेपर दैट वाज पब्लिश्ड इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। उसमें जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे मैं बोलूं द न्यूयॉर्क टाइम्स, तो आपको उसका जो पब्लिकेशन ईयर है, किस ईयर में उसकी पहली कॉपी या पहला सर्कुलेशन बना, वो आपको याद करना पड़ेगा। ईयर ऑफ एवरी मेजर न्यूज पेपर ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, हर एक न्यूज़पेपर, क्योंकि क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से कि इन न्यूज़पेपर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। और न्यूज़पेपर कौन से होते हैं? पूरी दुनिया के। एक अमेरिका का हो सकता है, एक जापान का हो सकता है, एक फ्रांस का हो सकता है, एक इटली का हो सकता है, एक ब्रिटेन का हो सकता है।
अब आपको सबकी डेट पता होनी चाहिए। हो सकता है कोई 1612 में हो, एक हो सकता है एक 1718 में हो, एक हो सकता है एक 1859 में हो। उनको आपको उनके ईयर ऑफ पब्लिकेशन के हिसाब से अरेंजिंग ऑर्डर या मतलब असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाने के लिए क्वेश्चन आ सकता है यहां से, और आता ही है। ठीक है, प्लस आपको क्या याद करना है, इन मेजर न्यूज़पेपर्स के, जो पूरे वर्ल्ड के मेजर न्यूज़पेपर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जैसे इंडिया में हरिजन है, महात्मा गांधी ने निकाला था, या अमृत बाजार पत्रिका है, वो लाल बहादुर शास्त्री की है शायद, या केसरी न्यूज़पेपर है लाल बहादुर शास्त्री का। तो ये आपको न्यूज़पेपर, उनका ईयर, प्लस उनका जो इन्वेंटर थे जिन्होंने वो न्यूज़पेपर पब्लिश किया है, न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, उनके नाम वो आपको याद रखने पड़ेंगे हर एक का। मतलब ऐसे कम से कम हो सकते हैं, ग्लोबल हो सकते हैं ऐसे करीब 100 न्यूज़पेपर हो सकते हैं, 100 प्लस ही हो सकते हैं, और इंडिया के भी लगभग 60 से 70 प्लस हो सकते हैं। तो आपको करीब 200 से 250 न्यूज़पेपर्स और उनके ईयर याद करने ही पड़ेंगे एनी हाउ, प्लस उनके प्रोपाउंडर्स जो जिन्होंने वो बनाया था, जिन्होंने वो स्टार्ट किया था, वो आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, कोई रियायत नहीं मिलती इसमें। जैसे अगर हम बात करें तो जो इंडिया में अगर जर्नलिज्म की शुरुआत करें तो सबसे पहले हिक्की का बंगाल गैजेट, जेम्स अगस्टस हिक्की ने बंगाल गैजेट एक न्यूज़पेपर निकाला 1780 में, है ना। और ये एक वीकली न्यूज़पेपर था, वीकली न्यूज़पेपर, हर एक ट्यूसडे को ये आता था, एवरी ट्यूसडे। तो ये भी एक फैक्ट है कि किस दिन रिलीज होता था, ये भी एक फैक्ट है कि वीकली था या क्वार्टरली था या मंथली था या ईयरली था, कैसा था। ईयर भी इसका एक फैक्ट है। इसका ये भी फैक्ट है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, यहाँ भी एक थोड़ा सा पेच है कि फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया इज बंगाल गैजेट, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर इन इंडिया इज नॉट बंगाल गैजेट, वो उदंड मार्तंड जी न्यूज़पेपर था जो जुगल किशोर मिश्रा जी ने शुरू किया था इन द ईयर 1826। तो पहला न्यूज़पेपर आया 1780 में, और फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ये आया 1826 में, किसके द्वारा, पंडित जुगल किशोर, और पेपर का नाम क्या था, उदंड मार्तंड। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, क्लियर है। अच्छा, ये भी फैक्ट याद रखना है कि जो बंगाल गैजेट था, जो हिक्की का फर्स्ट न्यूज़पेपर था, वो कुछ ही दिन बाद बैन हो गया था। ठीक है, क्यों बैन हुआ था ये हम आगे पढ़ेंगे, और बैन होने के कुछ दिन बाद रीस्टार्ट भी हुआ था। ठीक है, तो आपको 3 डेट याद रखनी है, एक पहला न्यूज़पेपर कब आया, ठीक है, फिर वो बैन कब हुआ, इसकी भी डेट याद रखनी है, और रीस्टार्ट कब हुआ ये भी याद रखना है, और क्यों बैन हुआ था, ठीक है, ये भी याद रखना है। क्योंकि फैक्ट ये है कि जो बंगाल गैजेट था वो किसी ब्रिटिशर ने ही शुरू किया था जिनका नाम जेम्स अगस्टस हिक्की था, और उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उनको ही रेज करने का काम किया था उससे, कि जो ब्रिटिशर क्रूअल पॉलिसीज बना रहे थे अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ जो अपनी पॉलिसी बनाने लग रहे थे, उनको टैकल करने के लिए या उनको इंडियन लोगों के सामने लाने के लिए वो न्यूज़पेपर शुरू किया था, जिसके अगेंस्ट में ब्रिटिशर्स अपना खुद का एक एक्ट लेके आ गए थे, और उस एक्ट को लाने के बाद उन्होंने बंगाल गैजेट बैन कर दिया था। ठीक, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, क्लियर है। और जैसे उसके बाद
जैसे ही हिंदी न्यूज़पेपर आने शुरू हुए, उदंड मार्तंड जो न्यूज़पेपर आया, जो जुगल किशोर मिश्रा जी का था, उसके बाद की जितनी भी इंडियन न्यूज़पेपर हिस्ट्री है ना, आपको द होल इंडियन न्यूज़पेपर हिस्ट्री, होल इंडियन न्यूज़पेपर, क्योंकि इसी में एक आता है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में सबसे बड़ा जो रोल था वो इंडियन न्यूज़पेपर का था, इंडियन न्यूज़पेपर का। इसलिए आपको 1826 उदंड मार्तंड न्यूज़पेपर से लेकर 1947 तक जितने भी न्यूज़पेपर शुरू हुए, किसने शुरू करे, किस ईयर में शुरू करे, और उन न्यूज़पेपर्स का क्या पर्पस था, या उनके जो शुरू करने वाले थे उन लोगों के साथ क्या हुआ उस न्यूज़पेपर को शुरू करने के बाद। क्योंकि कई लोग ऐसे थे जिनको अरेस्ट किया गया, कई ऐसे थे जिनके न्यूज़पेपर बंद करवा दिए गए, कई ऐसे थे जिन पर रेगुलेशंस लगा दिए गए कि आप चला तो सकते हो लेकिन सेंसरशिप लगेगी। इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं, अगर 50 न्यूज़पेपर हैं तो 50 के 50, 100 हैं तो 100 के 100 आपको पढ़ने ही पड़ेंगे एनी हाउ। क्वेश्चन वहीं से आते हैं। एक तो उनके सबके ईयर पढ़ने हैं, उनके सबके जिन्होंने वो न्यूज़पेपर शुरू किया था वो पढ़ने हैं, और वो न्यूज़पेपर क्या था, कब शुरू हुआ, वो सब पढ़ना है आपको। जैसे कुछ न्यूज़पेपर यहाँ पे हैं, जैसे केसरी एक न्यूज़पेपर है, अमृत बाजार पत्रिका है, द हिंदू है। द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर जितने भी हैं, है ना, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है ना, या जितने भी उस टाइम पे थे, हरिजन है, यंग इंडिया है, हरिजन है, और एक बड़े एक कंट्रोवर्सी टाइप ही कह सकते हैं, या बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जो जैसे डेक्कन हेराल्ड है, डेक्कन हेराल्ड, और बॉम्बे टाइम्स है। बाद में ये दोनों मिलके एक अलग न्यूज़पेपर बनाते हैं, बॉम्बे हेराल्ड, बॉम्बे हेराल्ड। तो आपको ये वाला एक फैक्ट भी याद रखना है, इन तीनों के ईयर, डेक्कन हेराल्ड का भी ईयर, बंगाल टाइम्स का भी ईयर, और बंगाल हेराल्ड कब बना उसका भी ईयर, ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके के जितने भी न्यूज़पेपर हैं और वो किसने शुरू करे हैं वो सब आपको याद रखने हैं। क्योंकि जो 20th सेंचुरी है, जो 20वीं सदी थी, कह सकते हैं कि जलियांवाला बाग का कांड जो 1919 में हुआ था, तब से और 1947 तक, 1947 आज़ादी तक, इंडिया के अंदर इतने ज़्यादा न्यूज़पेपर लॉन्च हुए, इतने ज़्यादा न्यूज़पेपर लॉन्च हुए, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लॉन्च हुए, और बहुत सारे लोगों ने लॉन्च करे। उन सब की आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और ऐसी पता होनी चाहिए कि कुछ भी ना छूटे उन न्यूज़पेपर्स का। तब जाके कहीं ऐसा लगेगा कि अब आप इस टॉपिक के 2-3 क्वेश्चन जो आने कंपलसरी ही है इस सेगमेंट से, उन्हें आप अच्छे से कवर कर पाओगे। अगला टॉपिक है इसी में, आफ्टर इंडिपेंडेंस जर्नलिज्म, यानी जर्नलिज्म इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे लगभग 3 साल, या अगर एग्जैक्ट बोलें तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना टाइम लगा न्यूज़पेपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स एक सेगमेंट दिया गया है ना, और फंडामेंटल राइट्स एप्लीकेबल होते हैं जर्नलिज्म पे भी, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन पे भी। क्योंकि इंडियन जर्नलिज्म को कोई भी स्पेशल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिए, है ना, तो उन्हें भी फंडामेंटल राइट्स में ही डाल दिया कि जो अधिकार भारत के आम आदमी को हैं वही अधिकार इंडिया में जर्नलिज्म या जर्नलिस्ट्स को हैं, कोई भी एक्स्ट्रा अधिकार नहीं है, बल्कि जर्नलिज्म के ऊपर एक्स्ट्रा रेगुलेटरी बॉडीज काम करेंगी,
रेगुलेटरी बॉडीज, जैसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, है ना, प्रेस कमीशंस बनाए गए दो दो। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1965 में बना, ये सारी बॉडी, और ऊपर से बिठा दी जर्नलिज्म को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर है? तो इसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। जैसे एक आपको पढ़ना है पूरी हिस्ट्री ऑफ रेडियो, ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हिस्ट्री ऑफ रेडियो। इसके लिए आपको पूरा एक स्लाइड टाइप बनानी पड़ेगी कि किस ईयर में क्या आया। जैसे 1926 से इंडिया में रेडियो फ्रीक्वेंसी शुरू हुई, पहला स्टेशन कहां बना, है ना। जैसे अगर हम रेडियो पढ़ रहे हैं इंडिया में, तो पहला स्टेशन कहां बना, फर्स्ट स्टेशन मुंबई में। क्लियर है? पहला स्टेशन मुंबई में बना। ठीक है, जितने भी चेंजेस आए हैं रेडियो में, चेंजेस इन रेडियो, क्योंकि हुआ क्या है कि इसमें, इस टॉपिक को हम अलग से भी पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ रेडियो को, जब वही टॉपिक पढ़ रहे होंगे एक अलग वीडियो में, बिल्कुल सिर्फ जिसमें रेडियो ही पढ़ रहे होंगे। तो रेडियो में इतनी बार बदलाव आए हैं। जैसे अगर मैंने पैटर्न निकाला था याद करने का, तो मैंने क्या किया था, 1926 से शुरू किया, फिर लिखा 1930, फिर लिखा 1936, फिर लिखा 1947, फिर लिखा 1956, फिर लिखा 1973, फिर लिखा 1991 लिबरलाइजेशन। और इनमें क्या क्या हुआ था उनको ऐसे एरो बना के लिख लिया, तो ये याद करने का इजी तरीका बन गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ था, हम जब रेडियो की क्लास करेंगे तब हम उसमें पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो रेडियो बना हमारे देश में, रेडियो की आपको हिस्ट्री पूरी पढ़नी है। ये सब भी पढ़ना होता है कि पहला कौन सा प्रोग्राम था जो टेलीकास्ट हुआ था, टेलीकास्ट नहीं बोलेंगे, ब्रॉडकास्ट बोलेंगे, जो रेडियो पर ऑन एयर हुआ था बेसिकली, है ना। प्राइवेट प्रोग्राम कौन सा था जो पहली बार ऑन एयर हुआ था, कौन सा एडवर्टाइजमेंट था जो पहली बार ऑन एयर हुआ था। तो ये सारी चीज़ें भी पढ़नी होती है, जितने भी एडिशनल फैक्ट्स होते हैं किसी भी एक मीडियम के, वो सारे पढ़ने होते हैं, है ना। जैसे मेजर फोकस इसमें है कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ अवेयरनेस, नेशनल इंटीग्रेशन, देश की जो अंदरूनी चीज़ें थी उनको बताने के लिए या खबरें फैलाने के लिए यूज़ किया गया। दूरदर्शन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1959। टेलीविज़न, इंडियाज़ नेशनल टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर बना दूरदर्शन। एक फैक्ट भी है, 1956 में दूरदर्शन टूट गया था ऑल इंडिया रेडियो से, AIR से। ठीक है, तो ये दो अलग अलग बॉडी बन गई थी। क्लियर है ना। उसके बाद अच्छा, ये एक फैक्ट ये भी याद रखने वाली चीज़ है कि इंट्रोडक्शन ऑफ कलर टेलीविज़न इन इंडिया 1982, कब, एशियन गेम्स में। ठीक है, किसकी गवर्नमेंट में, इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी, है ना। और इसी से आप एक और फैक्ट भी याद रखते हैं कि एशियन गेम्स में इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कैम भी हुआ था। एशियन गेम्स स्कैम ही बोला जाता है उसको। ठीक है, बाद में चल के। ठीक है, फिर है 1980 में, जब प्राइवेट सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स शुरू हुए इंडिया के अंदर, यानी इससे पहले जितनी भी ब्रॉडकास्टिंग थी वो गवर्नमेंट के हाथों में थी। 1980 के दशक में आके पहली बार जो प्राइवेटाइजेशन है वो हुआ। सबसे बड़ा प्राइवेटाइजेशन जो इंडिया में हुआ है दैट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन ये एक बहुत अच्छा लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, क्योंकि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने परमिशन दी टू एस्टेब्लिश द प्राइवेट एंटिटीज। अब से पहले क्या था कि जितनी भी एंटिटीज थी, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो सब सरकार की थी।
उनके ऊपर प्राइवेट ब्रॉडकास्टिंग हो सकती थी, जैसे कोई फिल्म आ सकती थी। लेकिन 1991 में जब लिबरलाइजेशन हुआ, जिसको प्राइवेटाइजेशन भी बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन, तो उसके आने के बाद सरकार ने बोला कि अब कोई भी आम आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकता है और उसको अपनी मर्जी से अंडर दी रेगुलेटरी बॉडीज, अंडर रेगुलेटरी बॉडीज, है ना, जो भी नोडल एजेंसी है उस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, उसके अंडर और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर खड़ा कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी ओनरशिप ले सकता है। दैट इज इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कि अब आम आदमी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर सकता है। इसी के बाद इंडिया के अंदर जितने भी न्यूज चैनल्स हैं, प्राइवेट न्यूज चैनल्स, चाहे वो इंडिया टुडे ग्रुप हो, आज तक हो, या जितने भी एंटरटेनमेंट के चैनल हैं, चाहे वो सोनी हो या कोई भी हो, ये सब उस लिबरलाइजेशन के बाद ही आए हैं। उसके बाद जब लिबरलाइजेशन हुआ तो लिबरलाइजेशन के बाद 21st सेंचुरी में हमारे पास आ गया इंटरनेट। तो जो चीज, जो कम्युनिकेशन इन इंडिया केव्स से शुरू हुआ था, केव्स, पेंटिंग्स, फिर अनाउंसमेंट्स राजाओं के, उसके बाद धीरे धीरे करके पेपर का इन्वेंशन आया, उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन आया, फिर न्यूज़पेपर आए, फिर टेलीविज़न आया, फिर रेडियो आया, बल्कि रेडियो टेलीविज़न से पहले आया है ना। तो ये सब आया और उसके बाद 21st सेंचुरी के आते ही यानी 2000 के आसपास हमारे पास आया इंटरनेट, है ना। और इंटरनेट ने कर दिया चीज़ों को डिजिटलाइज। तो आज जो हम जर्नलिज्म देखते हैं इंडिया में, दैट इज डिजिटल जर्नलिज्म। इसको एक नए नाम से भी जाना जाता है, मीडिया कन्वर्जेंस। मीडिया कन्वर्जेंस क्या होता है? वो जर्नलिज्म या वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जहां एक ही जगह पर सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन आकर मिल जाते हैं। जैसे टीवी पे हम सिर्फ टीवी देख सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग देख सकते हैं, रेडियो पे हम सिर्फ सुन सकते हैं, देख नहीं सकते, और प्रिंट में हम सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, वीडियो नहीं देख सकते, सुन नहीं सकते। लेकिन मोबाइल फोन इज अ मीडिया कन्वर्जेंस एग्जाम्पल, है ना। फोन अगर हम देखें तो एक फोन है ना, उस पे हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, है ना, एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है, फीडबैक भी दे सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। तो ये सब हम एक ही चीज पे कर सकते हैं, दैट इज हमारा स्मार्टफोन। इसीलिए स्मार्टफोन को एक एग्जाम्पल माना जाता है ऑफ मीडिया कन्वर्जेंस, मीडिया कन्वर्जेंस। क्लियर? तो इस टाइम पे जो मीडिया हम विटनेस कर रहे हैं, दैट इज मीडिया कन्वर्जेंस या डिजिटल मीडिया। उसके बाद इसी जो दौर अभी हम चल रहा है, जो हम उस पूरी हिस्ट्री ऑफ मास कम्युनिकेशन इन इंडिया में जो हम सबसे रिसेंट पे पहुंच चुके हैं, दैट इज सिटीजन बिकेम द कंटेंट क्रिएटर। इसको कहते हैं पार्टिसिपेटरी मीडिया, पार्टिसिपेटरी मीडिया या जर्नलिज्म, जहां आम आदमी भी मेन स्ट्रीम मीडिया में पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे हम सब या हम कोई भी एक अपना यूट्यूब चैनल बना के शुरू कर सकते हैं जर्नलिज्म करना या एक पार्टिसिपेट करना उस मेन स्ट्रीम मीडिया में, जैसा कि हम सब आजकल करते हैं, इंस्टाग्राम चलाना, यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना, ये सब एक पार्टिसिपेटरी मीडिया का एग्जाम्पल है, जिसको इंटरेक्टिव मीडिया भी कहते हैं। क्योंकि इंटरेक्टिव मीडिया का क्या काम होता है कि ऐसा मीडिया जिसमें जो ऑडियंस है और जो ब्रॉडकास्टर्स हैं या जो क्रिएटर्स हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें एक दूसरे से इन रियल टाइम, दैट इज इंटरेक्टिव मीडिया, जो डिजिटल मीडिया के आने से ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। एक इसमें एक जो टॉपिक मास कम्युनिकेशन इन इंडिया में पढ़ना होता है हमें, वो होता है करंट स्टेटस ऑफ जर्नलिज्म। करंट स्टेटस ऑफ जर्नलिज्म जैसे छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, हाईली डायनामिक, डाइवर्स,
सारे फील्ड्स को कवर करता है, बहुत सारे फील्ड को। हर फील्ड के लिए एक स्पेसिफिक बीट होती है। बीट कहते हैं जर्नलिज्म में फील्ड को, ठीक है। जिस फील्ड में आप रिपोर्टिंग करते हो या जो नीश होती है आपकी, ठीक है, NIECH नीश होती है, उसको हम कहते हैं बीट। जैसे कोई एक जर्नलिस्ट होता है वो स्पोर्ट्स को कवर करता है ना, कोई एक जर्नलिस्ट होता है जो फाइनेंस को कवर करता है, कोई एक जर्नलिस्ट होता है जो पॉलिटिक्स को कवर करता है। तो उन अलग अलग सेक्टर्स को जिनमें न्यूज़ कवर हो रही है उनको कहा जाता है बीट। क्लियर है? तो इसलिए इसको एक डाइवर्स जर्नलिज्म भी बोला जाता है। दूसरा एक इसमें पॉइंट आता है लोकल लेवल की जर्नलिज्म, जैसे जिसको क्या कहते हैं रीजनल जर्नलिज्म। जो करंट स्टेटस है वो ये है कि इंडिया में रीजनल जर्नलिज्म भी शुरू हो गया है। जैसे आप देखते होंगे कि जो चैनल पहले नेशनल लेवल पे काम करते थे अब उनके रीजनल चैनल भी खुल गए हैं। जैसे न्यूज़ 18 नेटवर्क है तो उसके जैसे छत्तीसगढ़ का भी चैनल है, मध्य प्रदेश का भी चैनल है, या उत्तराखंड के चैनल है जैसे न्यूज़ नेशन उत्तराखंड है ना। तो इसको कह सकते हैं रीजनल, ताकि वहाँ की जो लोकल ऑडियंस है वो भी पार्टिसिपेट भी हो सके और उनको वो समझ भी आ सके, है ना। जैसे अगर इंडिया, जैसे मान लो दिल्ली में कोई न्यूज़ चैनल ऑपरेट हो रहा है, आज तक का एग्जांपल ले लेते हैं, तो दिल्ली की ऑडियंस को समझ में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट की ऑडियंस को समझ में आ रहा है, सॉरी नॉर्थ इंडिया की ऑडियंस को समझ में आ रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वालों को और साउथ इंडिया वालों को समझ में नहीं आ रहा। तो उनके लिए आज तक एक नया चैनल भी शुरू करता है, जैसे आज तक कन्नड़, है ना। तो इसको कहेंगे रीजनल जर्नलिज्म। क्लियर है? तो ये भी मॉडर्न जर्नलिज्म का एक करंट स्टेटस है इंडिया में। जैसे मीडिया इंडस्ट्री इस टाइम पे $34 बिलियन की इंडस्ट्री है, उसकी जो एनुअल ग्रोथ है वो 13% हो रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये लेटेस्ट पढ़नी है। जब भी आपका नेट का एग्ज़ाम है तो उस ईयर की जो फाइनल रिपोर्ट है वो आपको पढ़ के जानी है कि इस टाइम पे मीडिया इंडस्ट्री कितने बिलियन की इंडस्ट्री है और उसमें क्या क्या है। जैसे इंडस्ट्री में प्रिंट मीडिया है, टेलीविज़न है, रेडियो है, फिल्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया है, अब तो OTT भी आ गया है, ओवर द टॉप, है ना। तो ये सब भी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इस टाइम पे इंडिया में एक्टिव हैं, क्योंकि किसी पे भी कोई सेंसरशिप नहीं लगी हुई है, तो हम इसको एक्टिव ही मानेंगे। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ को एग्जिस्ट टुगेदर, है ना। प्राइवेट होता है आम आदमी का, है ना, यानी इंडिविजुअल ओनरशिप कहेंगे इसको, इंडिविजुअल ओनरशिप। और पब्लिक सेक्टर होता है गवर्नमेंट ओन्ड, गवर्नमेंट ओन्ड, यानी वो मीडिया जो सरकार के द्वारा ऑन किया जाता है उसको पब्लिक कहते हैं, और जो मीडिया किसी इंडिविजुअल के द्वारा कंट्रोल किया जाता है उसको प्राइवेट मीडिया कहते हैं। और जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हम कर चुके हैं, मीडिया कंजप्शन है शिफ्ट टुवर्ड्स मोबाइल फोन्स एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये तो हम कर चुके हैं। प्लेस क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेसी, पब्लिक अवेयरनेस एंड सोशल डिबेट, ये हम पिछली वीडियो में इसका जिक्र कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाके ज़रूर देखें। दूसरी चीज़ जो एक बड़ी मेजर चीज़ है, जैसे इसमें हमने एक पॉइंट देखा है, स्टार टीवी प्राइवेट लिमिटेड, बेनेट एंड कोलमैन कंपनी लिमिटेड, और द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, है ना, प्ले जी ग्रुप, नेटवर्क 18 ग्रुप, सन ग्रुप, है ना, क्रॉस मीडिया ओनरशिप, ये हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक फैक्ट आपको बता दूं कि ये जितने भी ग्रुप हैं मीडिया के, है ना, चाहे वो जैसे पहला है बेनेट एंड कोलमैन है, आपको इसकी भी हिस्ट्री पढ़ के जानी है, बेनेट एंड कोलमैन की। ये क्या करता है, कैसे करता है और कब से करता है, ये आपको पढ़ के जाना है। और वो भी हर एक ग्रुप का अलग अलग, है ना। जैसे इसमें स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है तो स्टार की पूरी हिस्ट्री ये पूरी पढ़ के जानी है आपको, है ना। जैसे जी ग्रुप है, नेटवर्क 18 है और सन ग्रुप है, इन सब की, है ना, सबकी हिस्ट्री पढ़ के जानी है। ये क्या करते हैं, किस फील्ड में है, कैसे
काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं। जैसे इंडिया टुडे, बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं तो इन सब चीजों की आपको एक प्रॉपर डिटेल्ड और इन डेप्थ केस स्टडी पढ़नी है। और केस स्टडी पढ़ने से पहले आपको केस स्टडी बनानी पड़ेगी खुद से, क्रिएट। जब तक आप खुद से नहीं बनाओगे तो ये इतना टफ और वास्ट टॉपिक है कि समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। क्रॉस मीडिया ओनरशिप क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। क्रॉस मीडिया ओनरशिप होता है जब एक पर्टिकुलर ग्रुप मल्टीपल मीडिया या मल्टीपल मीडियम्स में काम कर रहा होता है। जैसे टीवी पे भी, रेडियो पे भी, प्रिंट में भी और डिजिटल में भी। जैसे एग्जाम्पल है इसका इंडिया टुडे ग्रुप। इंडिया टुडे प्रिंट में भी काम करता है, उनकी मैगजीन आती है इंडिया टुडे मैगजीन। टीवी पे भी काम करता है, उनका आज तक है, और खुद इंडिया टुडे है इंग्लिश में। डिजिटल में जैसे लल्लन टॉप है, वो इंडिया टुडे ग्रुप से एसोसिएटेड है, उन्हीं का है ना। तो इसको कहेंगे क्रॉस मीडिया ओनरशिप, है ना, कि एक प्लेयर है इंडिया टुडे और उसने हर एक सेक्टर में अपनी दुकान खोली हुई है। क्लियर है? तो इस फिनोमिना को, इस एक्टिविटी को, जिसमें एक ओनरशिप या एक बड़ा प्लेयर हर एक मीडिया सेक्टर में अपना एक चैनल खोल के बैठा है या एक ऑर्गेनाइजेशन खोल के बैठा है, उसको क्रॉस मीडिया ओनरशिप कहते हैं, कि हर मीडियम में उसकी ओनरशिप है। क्लियर है? ऐसे कई हैं, जैसे दैनिक भास्कर भी अब डिजिटल पे भी आ गया है और प्रिंट में भी है, और उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी भी, अगर मैं ठीक रिकॉल कर पा रहा हूं तो उनकी एक रेडियो फ्रीक्वेंसी भी है, यानी वो रेडियो पे भी है। ठीक है। नेटवर्क 18 ग्रुप है, वो मल्टीपल चीज़ों में एक्टिव है इस टाइम पे, है ना। तो उसको कहते हैं क्रॉस मीडिया ओनरशिप। यहां से एक और टर्म भी निकलती है, मीडिया मोनोपोली। मीडिया मोनोपोली होती है जब कोई एक बड़ा प्लेयर सारे सेक्टर्स पे कब्जा करके बैठा हुआ था, है ना, उसका होल एंड सोल होता है। जैसे इंडिया टुडे भी एक अच्छा एग्जाम्पल है, टाइम्स ग्रुप ही एक अच्छा एग्जाम्पल है टाइम्स का। जैसे न्यूज़पेपर भी आता है हिंदुस्तान टाइम्स, डिजिटल पे भी है वो टाइम्स करके, और फला फला जगह सब में है। नेटवर्क 18 ग्रुप है, वो भी एक मीडिया मोनोपोली का एग्जाम्पल है। दैनिक भास्कर भी एक मीडिया मोनोपोली का एग्जाम्पल है ना। तो ये एक टर्म होती है मीडिया मोनोपोली, जहां एकाधिकार होता है कि हर जगह सिर्फ हम ही है। जैसे क्रिकेट में बीसीसीआई है, मोनोपोली है उसकी, है ना। एक ये एक टर्म है मास कम्युनिकेशन इन इंडिया में ही, जिस चैलेंजेस फेसिंग मास कम्युनिकेशन इन इंडिया है ना। तो एक क्या चैलेंज है इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप। कंसंट्रेशन उसको ही कहते हैं कि बहुत क्लटर्ड है, बहुत मतलब कह सकते हैं कि ओनरशिप बहुत कम लोगों के पास है ना। उस बड़े बड़े मार्केट प्लेयर बैठे हैं वहाँ पे, जो छोटे चैनल्स को या रीजनल चैनल्स को या किसी नए चैनल को एकदम खाने के लिए बैठे हैं। तो उसको कंसंट्रेशन ऑफ मीडिया ओनरशिप कहते हैं, जो इंडिया में एक बड़ी प्रॉब्लम है। स्मॉल नंबर ऑफ कॉरपोरेशंस कंट्रोलिंग मीडिया, वही इसका मतलब है कि बहुत कम ही हैं जो उसको कर रहे हैं। तो ऐसे में होता ये है कि जब मीडिया मोनोपोली हो जाती है, या कोई छोटी जो ताकत, मतलब एक छोटा ग्रुप ऑफ नंबर पूरी बड़ी एक सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं, तो जो वॉइस है वो दब जाती है, वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं रहता, क्योंकि प्लूरलिज्म खत्म हो जाता है। इसको कह सकते हैं कि कंपटीशन जब तक नहीं होगा तब तक वास्तविकता बाहर नहीं आती, और जब मोनोपोली होती है तो ये चीज़ कहीं ना कहीं दब जाती है, कि इंडिपेंडेंस थोड़ी सी खत्म हो जाती है, क्योंकि जो वो करेगा फिर वही मानना पड़ेगा। बायसनेस एक बड़ी प्रॉब्लम है
है ना, कि एक तरफा स्टोरी दिखाना, एक तरफा स्टोरी दिखाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो अभी करंट में चल रही है, बहुत बड़ी एकदम गोदी मीडिया वाला कॉन्सेप्ट, गोदी मीडिया, ये बहुत तगड़ा चल रहा है इस टाइम पे। तो ये है क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी तो ख़त्म ही हो गई है मीडिया एथिक्स की या मीडिया वालों की, क्योंकि एकदम नॉन क्रेडिबल फॉर्म में कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म प्रैक्टिस हो ही रहा है, हम सबको पता। रैपिड स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़, है ना, ये ड्यू टू डिजिटल मीडिया भी है, एक डिजिटल मीडिया, इसको कह सकते हैं कि ओवर रिलायबिलिटी या ओवर डिपेंडेंसी ऑन डिजिटल मीडिया विदाउट इवन चेकिंग द फैक्ट या क्रॉस चेकिंग द फैक्ट ऑन मेजर मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि जब तक हम उन जगह से उन फैक्ट्स को चेक नहीं कर लेते जो उसका ओरिजिन हुआ है, तब तक हम डिजिटल मीडिया पर फैलाई गई न्यूज़ के हिसाब से उन पर बिलीव करते रहते हैं। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि हर साल देश में बजट पेश होता है, हमारे देश की संसद में, जो फिलहाल निर्मला सीतारमण जी करती हैं। शायद ही हम में से किसी ने कभी पूरा बजट खुद से पढ़ा होगा। हम बिलीव कर लेते हैं किसी यूट्यूबर पर या किसी बुलेटिन पर या किसी ने कुछ बता दिया तो उसी पर बिलीव कर लेते हैं, खुद नहीं पढ़ते। तो ये एक फॉल्स डिपेंडेंसी है कि हम खुद नहीं पढ़ रहे सोर्स से, हम किसी और के थ्रू पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ से फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है, मिस इन्फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट बढ़ जाता है और क्रेडिबिलिटी तो खत्म ही हो जाती है, क्योंकि आपने जिसको देखा उसने क्या और कैसे बोला ये हमें नहीं पता, लेकिन हमने उसको देख के बिलीव कर लिया, है ना। तो वो क्रेडिबिलिटी सोर्स नहीं था, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन हो जाएगा और एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। हेट स्पीच बढ़ ही रहा है, मॉब लिंचिंग हो ही रही है देश में, है ना। सेफ्टी थ्रेट्स, पॉलिटिकल प्रेशर एंड लीगल चैलेंजेस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है ही मोदी जी के राज में, तो इससे तो बच के रहना पड़ेगा। लेकिन हमें पढ़ना तो है ही कि मेजर थ्रेट्स या मेजर चैलेंजेस इन मीडिया इस टाइम पे क्या ही चल रहे हैं, है ना। कई जर्नलिस्ट, अभी उत्तराखंड में एक जर्नलिस्ट हैं, वो कहीं गड्ढे वड्ढे में मिले थे मार के, तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कोई भी सेफ्टी मेजर्स कह सकते हैं या कोई भी सेंसरशिप, तो मैं नहीं कहूँगा सेंसरशिप होनी चाहिए, लेकिन हाँ कुछ सेफ्टी मेजर्स या कोई गाइडलाइन जरूर होनी चाहिए जो अभी तक है नहीं, नो रिजिड गाइडलाइंस। कल गाइडलाइंस बनती हैं, अगले दिन टूट जाती हैं। वैसे तो एक आईटी एक्ट 2000 इंडिया में लागू होता है डिजिटल मीडिया पर रोक लगाने के लिए, लेकिन वो बिल्कुल जब कुछ काम गलत ही हो जाता है, जैसे मान लो स्टॉकिंग हो गई या कोई स्कैमिंग हो गई, तभी एप्लीकेबल होता है, बोलने पे एप्लीकेबल नहीं होता जब तक कि वो डेफेमेटरी ना हो, है ना। ये है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं हमारे देश में, फिर भी हम बोल रहे हैं, है ना। आई होप आपको ये टॉपिक मास कम्युनिकेशन इन इंडिया, इसकी हिस्ट्री, इसका इवोल्यूशन और इसका डेवलपमेंट अच्छे से समझ आया होगा। होप अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।